हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्या करते हैं, एक न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा न्यू सेशन क्या है कि ये क्लास 10th जीव विज्ञान से रिलेटेड है इसी चैनल पे। तो इसमें हमें आज क्या पढ़ना है, उत्सर्जन। उत्सर्जन में ये देखिए संरचना बना हुआ है जिसमें हमारे पास क्या किडनी लगा हुआ है, यूरिन ब्लैडर लगा हुआ है। तो उत्सर्जन के जो टॉपिक में हमें पढ़ना है, सबसे पहले हमें ये जानना है तो सर्जन क्या होता है। तो सर्जन को क्या करते हैं, जो हम शरीर से हानिकारक पदार्थ तथा नाइट्रोजन युक्त तो हानिकारक पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं, उसी को निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। उत्सर्जन हमारे पास क्या है, तीन प्रकार से होता है। अब तीन प्रकार में पहला है एमिनोटेलिक। एमिनोटेलिक कहने का मतलब क्या है कि जो जलीय जंतु होते हैं, जलीय जंतु क्या करते हैं, उनके बॉडी में हानिकारक पदार्थ के रूप में बनता है क्या, अमोनिया। अब वो अमोनिया क्या होता है, बहुत ही विषैला पदार्थ होता है। तो इस विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो इसलिए क्या करते हैं, इनका जो उत्सर्जित पदार्थ है वो क्या है, अमोनिया। अमोनिया को निकालने के लिए जल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए जलीय जंतुओं में पाया जाता है, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, जल के पास रहते हैं। दूसरा है यूरिकोटोलिक। यूरिकोटोलिक क्या है, मतलब इसमें क्या करते हैं, हम यूरिक एसिड को निकालते हैं। और जो यूरिक एसिड को निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे जंतुओं से निकलता है जिसमें थोड़ा जल की कमी हो। और जल की कमी होती है तो इसके लिए क्या करते हैं ये जंतु, कि जो जल की कमी होती है तो इनका जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको प्लेट्स के रूप में निकालते हैं। प्लेट्स के रूप में निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है, मान लीजिए इंसेक्ट है, तो क्या करता है, इसको प्लेट्स के रूप में निकालता है। तीसरे पॉइंट में अगर हम देखें तो हमारे पास कहने में क्या है, यूरिक अम्ल। और यूरिक अम्ल में क्या होता है कि यहाँ ऐसे जंतु होते हैं जिनके पास क्या होता है, जल कम होता है, जल को स्टोर करते हैं। तो वो क्या होता है हमारे पास, यूरिया। जैसे मनुष्य क्या करता है, अपने यूरिन के साथ क्या रिलीज करता है, यूरिया। अच्छा, जितने भी हमारे पास उत्सर्जी पदार्थ हैं, ये जो हमारे बॉडी में अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड कहने का मतलब समझ रहे हो ना, मीन्स अमीनो अम्ल। जो अमीनो अम्ल किसका यूनिट है हमारे पास, प्रोटीन का। तो इसी अमीनो एसिड के टूटने से या अमीनो एसिड के विघटन से क्या होता है हमारे पास, शरीर के अमीनो एसिड के विघटन से ये सारे क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है उत्सर्जन अंग। मीन्स कैसा, कौन सा उत्सर्जन अंग है जिससे हम क्या करते हैं, अपने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर देखिए जैसे अमीबा है, अमीबा में तो क्या होता है, उसका जो शरीर होता है वो शरीर क्या करता है, एक उत्सर्जी अंग की तरह काम करता है। उसी से क्या होते हैं, उसके उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे पास जो उत्सर्जी पदार्थ है उसमें क्या होता है, एक होता है वृक्क जिसे हम कहते हैं किडनी। उसके बाद मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग से मिलकर क्या होता है, हमारा उत्सर्जन तंत्र बनता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक संरचना बनाते हैं। किसका, किडनी की संरचना। तो किडनी हमारे पास क्या है, जो हमारा उदर गुहा होता है, उदर गुहा में जो कशेरुक दंड होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी, उसी के पास में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और इसकी जो संरचना होती है वो संरचना कैसे होती है, सेम के बीज की संरचना की तरह होता है। सेम के बीज की संरचना का बना हुआ होता है। तो हम इसकी डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे संरचना बना। मान लीजिए हमारे पास, सॉरी, ये मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक किडनी की संरचना को बना रहे हैं। तो जो ये किडनी की संरचना है, इसी की संरचना को हम क्या करेंगे, सेम के बीज की संरचना है, बन गया। एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट फिर इसी को बना दे रहे हैं हम। हाँ, तो ये हमारे पास क्या हुआ, सेम के बीज की तरह संरचना होता है जिसको हमने क्या किया, बना दिया। अब बनाने के बाद क्या है, यहाँ से क्या होती है कि जो ये संरचना बना हुआ है तो इसी में से क्या होती हैं, बहुत सारी वेसल्स जुड़ी हुई होती हैं। जैसे धमनी है, सिरा है, ये सब कहाँ जुड़ेंगी, इसी में ही जुड़ेंगी। तो जब इसी में जुड़ी हुई हैं तो इसको भी हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाना पड़ता है। अब जैसे धमनी सिरा जुड़ रहे हैं, ये मान लीजिए हमारे पास एक, अच्छा ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह कनेक्टेड है, ये क्या है, यहाँ भी दूसरी जगह भी कनेक्टेड है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको कंबाइंड में बना देते हैं। एक ये संरचना हमारे पास बनी। हाँ, अब इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा धमनी, दूसरा क्या हो जाएगा, सिरा। जैसे मान लीजिए ये हमारा कहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और इसका एक भाग कहाँ, यहाँ पे भी आके जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह। अब जो ये धमनी हो गया हमारे पास, तो ये वाला जो पार्ट है, जैसे वहाँ पे जुड़ा था तो इसी साइड से क्या था, यहाँ पे भी वो आके जुड़ा हुआ था। अब जुड़ने के बाद क्या है, इन्हीं धमनी और सिरा से एक जो किडनी है हमारे पास, किडनी में अगर देखिए तो कहा जाता है कि जो बाएं वाली किडनी होती है थोड़ा ऊपर और दाएं वाली किडनी क्या होती है, थोड़ा नीचे। लेकिन इनके पार्ट से क्या होता है, एक संरचना निकलता है, एक ट्यूब लाइक क्या होती है, संरचना निकलती है।
मतलब ये एक नलिका समान है और इस नलिका समान संरचना को हम क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी या यूरिनरी ट्यूब। अब जो ये यूरिनरी ट्यूब का और किडनी से निकल रही है, तो जिस भाग से निकल रही है या जिस भाग पे ये सब मिलते हैं उस भाग को हम क्या कहते हैं, हाइलम। अब यहाँ पे जैसे ही ये मूत्रवाहिनी आती है तो यहीं पे क्या है कि एक संरचना होता है जो क्या होता है, नाशपाती के आकार की संरचना होता है। अब जो नाशपाती के आकार की संरचना है इसको हम क्या कहते हैं, मूत्राशय। क्या बोलते हैं, मूत्राशय। तो इस तरह से अगर हम इसको क्लासिफाइड करें या इसका नामकरण करें तो हमें कह सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास क्या है, ब्लैक, मान लो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हमने ये बोला कि ये हमारा सिरा है, ठीक। ये क्या है, धमनी। आपको पता है ये धमनी में क्या होता है, शुद्ध खून, और सिरा में अशुद्ध खून होता है। ये क्या है हमारे पास, वृक्क है। ये क्या है, मूत्रवाहिनी है। और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है मूत्राशय। मतलब जहाँ पे यूरिन क्या होता है, इकट्ठा होता है। और जो सबसे लोएस्ट पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। तो ये हमारे पास क्या है, किडनी की मान लो एक रफली संरचना है जिसमें बताया गया कि किडनी में मतलब क्या है, एक जोड़ी किडनी है, एक जोड़ी वृक्क है, ये भी वृक्क है, ये भी वृक्क है। एक जोड़ी यूरिनरी ट्यूब है, मतलब मूत्रवाहिनी है, एक मूत्राशय और क्या है, मूत्र मार्ग है। ये तो संरचना बताई गई। इसके बाद ये कहा गया कि जो हमारे पास ये किडनी है, अब इसी किडनी की संरचना में क्या होता है, इस किडनी में क्या बनता है हमारे पास, इस वाला जो यहाँ वाला पोर्शन है, इस वाले भाग को हम कहते हैं हाइलम। हाइलम से ही क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पे सब क्या होते हैं, इंटर होते हैं। अब जैसे यहाँ पे हो गया तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास एक जो उत्सर्जन अंग हैं उनकी संरचना बनती है। यहाँ उत्सर्जन अंग होने के बाद क्या होता है कि किडनी में मान लो क्या हुआ, यूरिन बना, और जहाँ किडनी में यूरिन बना तो ये क्या होता है, जो ये हाइलम का पॉइंट है, इसी पॉइंट पे सारी जो धमनी, सिरा या मूत्रवाहिनी होती है सब एंट्री करती हैं। और जब किडनी से यूरिन बनता है तो मूत्रवाहिनी के थ्रू कहाँ आ जाएगा, मूत्राशय में। मूत्राशय में इकट्ठा होगा, फिर क्या होता है, मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन आखिर बनता कैसे है, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आखिर जो वृक्क है इसके कैसे पता करेंगे कि हम यूरिन कहाँ बन रहा है। तो हमें इसके लिए क्या पढ़ना होगा, वृक्क की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना मीन्स क्या है, हम किडनी के अंदर का भाग पढ़ेंगे कि आखिर किडनी के अंदर कैसे क्या क्या होता है। तो किडनी के अंदर का भाग पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये किडनी का डायग्राम बनाना है। अब उस डायग्राम को बनाने के लिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास किडनी की एक संरचना है, थोड़ा बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, बहुत सारे देखना है। अब जो किडनी का संरचना है तो किडनी की चारों ओर एक लेयर होता है, इसे पतली सी एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, काप कैप्सूल। ये हो गया तो इसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल। हाँ, अब जो कैप्सूल हो गया इसे अब मैं लिख दे रहा हूँ, इसका क्या नाम है, कैप्सूल, या हिंदी में हम इसे कैप्सूल, कैप्सूल हो गया। अभी कैप्सूल के बाद क्या है कि जो इसके अंदर का पार्ट है, तो अंदर का जो पार्ट है यहाँ पे क्या होती है, इसे पिरामिड की तरह संरचना उपस्थित होती है। ये मान लो एक पिरामिड की तरह संरचना है, फिर दूसरा पिरामिड क्या होगा, यहाँ पे उपस्थित होगा। फिर ऐसे क्या होगा, एक तीसरा पिरामिड क्या होगा, यहाँ पे उपस्थित होगा। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या होते हैं, जो किडनी की संरचना है ये दो भागों में बटा होता है। तो ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जो किडनी की संरचना है ये हमारा कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है। तो जो बाहर वाली संरचना होती है उसे हम कहते हैं कैप्सूल, और जो अंदर वाली संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड। देखो, जो जैसे ये हमारे पास किडनी है तो जो ये बाहर वाला संरचना है इसे हम कहेंगे कॉर्टेक्स। इसके दो पार्ट हो गए। और जो ये अंदर वाली संरचना है, जो ये बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, पिरामिड। अच्छा, अब जो पिरामिड है इसी पिरामिड से क्या होती हैं, ट्यूब लाइक ऐसे एक पतली पतली संरचना निकलती हैं।
अब इसी पिरामिड में क्या होती है, ट्यूब लाइक एक पत्ते पत्ते संरचना निकलती हैं। ये सारी संरचनाएं क्या होती हैं, यहाँ पे जो हमारे पास वो बना था, क्या कहते हैं उसको, यूरिन डिस्चार्ज जो बना हुआ था, पतली पतली जो संरचनाएं निकलती हैं, तो जो हमारी मूत्र वाहिनी होती हैं सब उसी मूत्र वाहिनी से क्या होती हैं, कलेक्ट होती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जो हमारा पिरामिड होता है, पिरामिड में क्या होती है, एक नलिका की तरह संरचना होती है। और ये नलिकाएं एक दो नहीं होती, कम से कम ये कहा गया है कि एक किडनी में कम से कम 10 लाख नलिकाएं होती हैं। और जो 10 लाख नलिकाएं होती हैं, इन्हीं नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं नलिकाओं को हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या होता है, इसका इकाई होता है। जो उत्सर्जन हो रहा है, तो इस उत्सर्जन को, नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। नेफ्रॉन हमारे पास क्या है, उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। नेफ्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं, इसकी जीव की उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, क्योंकि जो नेफ्रॉन ट्यूब पिरामिड में है उसी से क्या होता है, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वहीं यूरिन यहाँ पे आके क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब जब हमने ये कहा कि इसमें नेफ्रॉन पाया जाता है, तो पॉइंट ये आकर नेफ्रॉन की संरचना कैसे होती है, आखिर नेफ्रॉन कैसे बना होता है, तो हमें क्या करना है, नेफ्रॉन बनाना है। तो नेफ्रॉन के लिए ये कहा गया कि जो सबसे इसका अपर वाला पार्ट होता है, क्या होता है, एक कफ लाइक संरचना का बना होता है। कैसे बना होता है, कफ लाइक संरचना का। अब जैसे ये कफ लाइक क्या है, कफ लाइक संरचना का बना हुआ। अब जो ये कफ लाइक संरचना है, अब इसी कफ से अगर हम देखें, तो अब इसी कफ लाइक संरचना के बाद क्या होता है कि इसमें एक ट्यूब निकलती है। अब ये ट्यूब क्या होती है, कुछ देर तक क्या होती है, नीचे की तरफ आती है जिग जैग मोशन करते हुए। मान लो ये ट्यूब क्या हो, जैसे ऐसे आई घूमते हुए, ये ऐसे, फिर ऐसे। तो जो ये ट्यूब है, ये हमारे पास क्या है, जो नेफ्रॉन की संरचना हम बनाए थे, उसी नेफ्रॉन की संरचना का ही ये पार्ट है। अब यहाँ पे ये ट्यूब क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। पतली होने के बाद क्या होती है, ये यू लाइक एक संरचना बना लेती है ये ट्यूब। अब जो यू लाइक संरचना बनाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। लेकिन फिर यहाँ से ट्यूब क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। अब जब ये ट्यूब यहाँ से मोटी हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डी सी टी। डीसीटी कहने का मतलब ये है कि इसे हम कहते हैं डिस्ट, हाँ, पीसीटी हमारे पास क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डीसीटी हमारे क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहीं पे ये क्या हो जाता है, हमारा जुड़ता है किससे, कलेक्टिंग डक्ट से, मतलब संग्राह नलिका से, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल हुआ या जो भी है, इसी कलेक्टिंग डक्ट में क्या होती हैं, आके मिल जाती हैं। तो जब कलेक्टिंग डक्ट में आके मिल गई, तो यही कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, इसको कहाँ तक ले जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकालने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एरो, और यहीं पे क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, संग्रह नलिका। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे नेफ्रॉन की संरचना है, तो इसको हम क्लासीफाइड करते हैं। क्लासीफाइड करने का मतलब क्या है कि यहाँ से एक धमनी आती है, और ये धमनी आकर क्या होती है, इसी के अंदर पूरा ऐसे मिक्स हो जाती है। फिर यहाँ से एक धमनी निकल जाती है। तो जो ये धमनी आ रही है, इस धमनी को हम कहते हैं, इसका नाम क्या है हमारे पास, इसका नाम है अभिवाही धमनी, मतलब आने वाली धमनी, अभिवाही धमनी। लेकिन जो ये धमनी जा रही है, इसका नाम है अपवाही धमनी। अब अभिवाही धमनी क्या है, जो भी ब्लड लेके आ रही है, ब्लड ला के क्या करेगी, यहाँ पे जो हमारे इस वाले भाग का नाम जो कफ लाइक संरचना है, तो इस कफ लाइक संरचना का नाम हमारे पास है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है इसका, ग्लोमेरुलस। अब ये क्या है हमारे पास, ग्लोमेरुलस। और जो जो बीच में कफ लाइक स्थान है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या, हमारे पास ये क्या है, ये तो पूरा हमारा क्या है, बोमेन कैप्सूल।
इसे हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। लेकिन जो यहाँ पे धमनी आके इकट्ठा हुई तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और जब इसी दोनों को मिला दिया गया बोमेन कैप्सूल और धमनी को, तो इसके लिए क्या हुआ, कंबाइंड में एक दूसरा नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं मैलपिघियन ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसे, हम इसे बोला गया मैलपिघियन कैप्सूल। तो ये हमारे पास क्या है, मैलपिघियन कैप्सूल। ठीक, अब मैलपिघियन कैप्सूल हुआ तो यहीं पे क्या होता है, ये थोड़ा छिद्र टाइप का बना होता है। छिद्र टाइप का बना होता है, जैसे मान लीजिए अबवाई धमनी ब्लड लेके आई तो उसमें से जो भी हमारे पास क्या है हानिकारक पदार्थ हैं, वो हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं, फिल्टर होके कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो ये वाला भाग है हमारे पास, नीचे वाला भाग कुंडलित नलिका है, इसे हम कहते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी। और जो पीसीटी है इसी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका। हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये हो गया हमारे पास। अभी जो समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गया, इसके बाद जो ये हमारे पास यू शेप की संरचना है उसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। ठीक, फिर ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं डीसीटी। डीसीटी कहने का मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये वाली जो संरचना है इसे हम कहते हैं संग्रहित नलिका। मतलब जो भी आएगा यूरिन इसी में क्या हो जाएगा, संग्रहित होगा। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें क्या फंक्शन है। तो देखो, जैसे हमारे पास क्या अबवाई धमना आई यहाँ कप शेप में, जैसे हमने कहा ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल है। ये बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस मिलकर बना मैलपिघियन ट्यूब्यूल। और यहाँ से जो ब्लड आया था तो इसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है फिल्टर होता है। अब बेस्ट फिल्टर हो रहा है, जो फिल्टर हो रहा है तो इसी को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या निस्पंदन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या निस्पंदन। अब यहाँ से जो फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद मटेरियल क्या हुआ, कहाँ आया, पीसीटी में, जो हमारे पास है समीपस्थ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जो समीपस्थ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो जो मटेरियल होता है, जैसे वहाँ से फिल्टर होके आया तो जो भी मटेरियल हमारे लिए यूजफुल जो मटेरियल बचे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, पीसीटी में आके हमारी ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसे क्या करती है, फिर से ऑब्जॉर्व करती है। और जब फिर से ऑब्जॉर्व करती है तो मोस्टली ये कहा गया कि ये जो एब्जॉर्व करती हैं, एब्जॉर्व करने वाले सब्सटेंस में मोस्टली जो हमारे लिए यूजफुल पदार्थ होते हैं, जैसे आयरन में हमारे पास क्या हो गया, Na हो गया, मतलब सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सारी चीज़ क्या करता है, एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब यहाँ पे ये सब एब्जॉर्ब हो गया तो एब्जॉर्ब होने के बाद देखिए कई प्रोसेस होता है तब जाकर टोटल एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, फिर वो आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो नीचे आता है। तो नीचे आता है तो यहाँ पे क्या है, एक पतली संरचना होती है जैसे यू शेप की होती है, जिसे हमने क्या कहा है, लूप ऑफ हेनले। और जो लूप ऑफ हेनले है ये क्या है, जो नीचे की तरफ जा रहा है भाग, उसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, मतलब नीचे की ओर जाने वाला भाग। और जो ऊपर की ओर जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब। तो जो नीचे की ओर जा रहा है भाग, उस ये क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है किसको, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को। ये वाटर को क्या करेगा, मतलब जल को अवशोषित करेगा। लेकिन जो भी और यूजफुल पदार्थ जैसे सोडियम है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, उनको एब्जॉर्ब वो नहीं कर पाएगा। कौन सा भाग, ये वाला भाग जो हमारा नीचे आ रहा है, ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर को और वाटर को। लेकिन जो हमारे ऊपर वाला भाग जा रहा है, ये वाटर को एब्जॉर्ब ना करके ये क्या करेगा, जो भी यूजफुल मटेरियल हैं, जो यूजफुल मटेरियल हैं, जैसे हमारे पास NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, मतलब जो भी मिनरल साइंस हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा। अब जब इनको एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ जो भी यूजफुल थे पहले इसने एब्जॉर्ब किया, पीसीटी ने, फिर ये जो नीचे आ रही ट्यूब इसने एब्जॉर्ब किया, फिर जो भी मिनरल थे फिर क्या ऊपर जाने। लेकिन जो यहाँ पे ट्यूब है डीसीटी, ये वाली जो ट्यूब है, अब ये ट्यूब क्या कर रही है, किसको एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर को। अच्छा, वाटर को जब एब्जॉर्ब करेगी वाटर को, तो इससे क्या हो जाएगा
कि जो वाटर यहाँ से जा रहा है वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी जिससे हमारा क्या होगा, यूरिन कैसे होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा। तो अब जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है कहाँ आता है, ये आता है हमारा कलेक्टिंग ट्यूब में। और कलेक्टिंग ट्यूब में आने के बाद फिर यहीं पे क्या लगा हुआ है हमारा, ये कलेक्टिंग ट्यूब यहाँ आके सब जुड़ती हैं, यहीं पे क्या हमारा लगा हुआ है, ये हमारे पास है मूत्रवाहिनी। और इसी मूत्रवाहिनी में सब क्या होते हैं, आके जुड़ के क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मान लो ये पूछा जाए कि संरचना किसकी है, तो ये संरचना हमारे पास किसकी है, नेफ्रॉन की संरचना है। और जो नेफ्रॉन की संरचना है तो नेफ्रॉन को ही हम क्या बोले हैं, यही हमारे पास क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है किसकी, उत्सर्जन तंत्र की। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा यूरिन का निर्माण होता है। अब इसके बाद जब यूरिन का निर्माण हो गया, यूरिन हमारा रिलीज हो गया, तो ये कहा जाता है कि जो हमारा यूरिन रिलीज हुआ, अच्छा यूरिन रिलीज कैसे होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे नेफ्रॉन, ये सारी प्रक्रिया यहाँ हुई, नेफ्रॉन में हुआ, वहाँ से जो कलेक्टिंग डक्ट था, संग्राहक नलिका थी, वहाँ किस में मिली, मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी में मिलने के बाद ये यूरिन कहाँ आया, सीधे यूरिन मूत्रवाहिनी से होते हुए कहाँ आया, मूत्राशय में। अब मूत्राशय में कलेक्ट होगा, फिर जब इस क्या हो जाएगा, बॉडी में जब ये सिग्नल मिलता है कि हाँ यूरिन कलेक्ट हो चुका है, तो ये यूरिन मार्ग आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और आपकी यूरिन क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो अब इसके बाद जब यूरिन में डिस्चार्ज हुआ तो इसमें ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन की यूरिन है उसमें क्या होते हैं, यूरिया 2% है, सॉलिड मटेरियल 4% है, और 96% क्या है, वाटर है। अब ये कहा गया कि जो 100 ml ब्लड में, ब्लड कहने के में जो हमारा खून होता है उसमें क्या होता है कि यूरिया की मात्रा कितनी मानी गई है, 30 mg। कितनी मानी गई है, 30 mg। अब इसके बाद क्या है, अगर हम देखें तो जब मान लीजिए, ये तो हमारा किडनी का मेन फंक्शन क्या हुआ, फिल्टर करना, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों का किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है डायलिसिस या हीमोडायलिसिस, क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। अब इसमें क्या होता है कि जो किडनी का मेन फंक्शन है क्या, फिल्टर करना, जो भी हमारे पास यूजफुल चीज़ है उसको बाहर नहीं आने देना। लेकिन जब किडनी आपकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही तो हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, और वो होता है हमारे पास क्या, हीमोडायलिसिस। देखिए तो क्या होता है, उसके लिए आपको हीमोडायलिसिस करवाने के लिए जाना पड़ता है, किसी को हफ्ते भर में, किसी को 15 दिन में, किसी को महीना में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायलाइजर लेते हैं। डायलाइजर में क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेलोफेन। सेलोफेन नाम का पदार्थ होता है जो क्या करता है, डायलाइजर की तरह वर्क करता है। हम क्या करते हैं, जैसे मनुष्य की ब्लड में क्या है, धमनी है। अब इसी धमनी में क्या करते हैं, एक ट्यूब से इसको कनेक्ट कर देते हैं, और जो ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं तो धमनी में जो ब्लड होता है वो क्या होता है, आता है कहाँ पे, हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में। जब इंस्ट्रूमेंट में आता है, अच्छा ब्लड आ रहा है बाहर, तो हो सकता है कि ये थक्का जम जाए, तो थक्का जमने के लिए क्या करते हैं हम, जो थक्का ना जमे, एक हिपैरिन का इंजेक्शन दे देते हैं। हिपैरिन का इंजेक्शन देते थे, ये ब्लड जो आ रहा है इसी में सारे यूजफुल प्रोडक्ट हैं, ये ब्लड जाता है डायलाइजर में। अब डायलाइजर में गया तो जो भी उसका हानिकारक पदार्थ था उसको डायलाइजर ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, और जो यूजफुल प्रोडक्ट था उसको छोड़ दिया। फिर ये सेलोफेन की नली से होते हुए कहाँ जाएगा, ये हमारे सीरा में चला जाएगा, और सीरा से क्या हो जाएगा, फिर ये हमारे हार्ट में जाएगा, फिर वहाँ से क्या होगा, पूरे शरीर में पंप हो जाएगा। जिस तरह से किडनी का मेन फंक्शन था ब्लड को पंप करना या फिल्टर करना, उसी तरह यहाँ पे जो हमारा सेलोफेन है या डायलाइजर है, उन्होंने क्या किया, जो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट थे उनको क्या किया, जाने दिया, जो हार्मफुल प्रोडक्ट थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि किडनी की तरह काम हुआ, और ये हमारा क्या हो गया, फिल्टर हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये हमारा जो पॉइंट था, क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र का ह्यूमन में, तो ये हमारा टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास जैसे ह्यूमन में हो गया, तो ह्यूमन के बाद क्या होते हैं, पौधे भी क्या कर सकते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।